पवित्रता का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी ये रूप संयम और तप का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि कैसे मुश्किल समय में हमें संयम रखना चाहिए। माता चंद्रघंटा यह भक्ति और सेवा का रूप है, जो हमें समाज के लिए सेवा का भाव सिखाता है। माता कुष्मांडा यह रूप साहस का प्रतीक है। माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को हराने के लिए अपना साहस और बल दिखाया। स्कंद माता माँ दुर्गा का यह रूप प्रेम, दया, करुणा और देखभाल का प्रतीक है। माता कात्यायनी यह रूप धर्म और न्याय का प्रतीक है। माता कालरात्रि यह स्वरूप हमें नकारात्मक चीजों का त्याग और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। माता महागौरी यह रूप पवित्रता का प्रतीक है, जो हमें जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। माता सिद्धिदात्री माता का ये रूप आत्मसमर्पण का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि। हमने सबने देखा है कि 9 देवियों का 9 रूप, और उस सारे रूपों से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, और उन सीख को और गुणों को अगर हम हमारे पर्सनालिटी में शामिल करें तो डेफिनेटली हमारा भी जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जो देवी माँ को चाहिए कि हमारा जो बेटा है, हमारी जो बेटी है, वो सदा सुखी रहे। यही देवी माँ का आशीर्वाद हमें सतत और हमेशा रहता है। तो इसी उनकी आशीर्वाद से हम इस केकेएल वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का नवरात्रि का पहला दिन है, तो हम अभी आपको आज के केकेएल वीडियो में जो भी आज मार्केट में जो भी हुआ था, जो सेंसेक्स, निफ्टी और स्टॉक के परफॉर्मेंस थे, उसको पीपीटी के ऊपर उतार कर लाए हैं। और पहले देखते हैं कि आज का सेंसेक्स और निफ्टी का हाल क्या था। ठीक है, आज है 3 अक्टूबर, और इस 3 अक्टूबर में निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो 25,250 का दिया है, और सेंसेक्स ने 82,497 का क्लोजिंग दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मेन 3 इंडाइसेस है उनके क्लोजिंग क्या है। उसमें सेंसेक्स और निफ्टी वापस रिपीट होंगे, लेकिन हमें ये पता चलेगा कि कितने पॉइंट से वो ऊपर या नीचे थे आज। देख लेते हैं कि आज का मार्केट क्लोज रिव्यू क्या है। निफ्टी 25,250 पे क्लोज हुआ, डाउन में क्लोज हुआ, 546 पॉइंट डाउन। इतना बड़ा डाउनफॉल आज निफ्टी में हमने देखा, उसका रीज़न आप सब जानते ही होंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई हो रही है, जो आक्रमण हो रहा है, जो बमबारी हो रही है, उसके वजह से पूरा जो मार्केट है, नॉट ओनली इन एशिया बट ऑल्सो इन यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ में भी ये पूरा ना सेलिंग का माहौल है, और इस वजह से हमारे जो मेन इंडाइसेस है वो काफ़ी हद तक गिरे हुए। बट खुशी की बात यह है कि हमारा इंटरनल इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल हमारे कंपनियों के किसी रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ की वजह से हुआ डाउनफॉल है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें कॉशियस रहना पड़ेगा ऐसे मोमेंट में। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग था 51,845 का था, और वो 1,077 मतलब 1,077 पॉइंट से डाउन में क्लोज हुआ। बहुत ज़्यादा बड़ा गिरावट है अभी के हाल ही के दिनों की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। अब सेंसेक्स के ऊपर जाते हैं। सेंसेक्स 82,497 ये इसका क्लोजिंग है, और 1,700 से ज़्यादा पॉइंट से ये गिरा है आज। आपको शायद याद होगा लास्ट वीक के केकेएल वीडियो के शुरुआत में, मतलब मंडे और ट्यूसडे के वीडियो में हमने ये बताया था कि डेफिनेटली अगर कोई मार्केट कंटिन्यू हाई से हाई तोड़े जाता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न ये नहीं था कि हमें पता था कि इजराइल और ईरान में कोई लड़ाई होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि ये साइंस है कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा हद पर बहुत कम टाइम में जब बढ़ता है तो वहाँ पे छोटा सा करेक्शन बनता ही है, और ये करेक्शन हमेशा मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो ये जो डाउनफॉल हम देख रहे हैं, शायद हो सकता है कि ये करेक्शन हो और आगे वापस एक अप ट्रेंड आ जाए, बट हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल एनालिसिस हो, हमें उसमें ये सीख मिलती है कि जब भी मार्केट गिर रहा है, वहाँ पे गिरते हुए मार्केट में ट्रेडर्स लोगों ने बाइंग में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो वर्ड मैंने लिया वो वर्ड लिया मैंने ट्रेडर्स का। अब मैं ट्रेडर्स को इसके लिए ये कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडर हमेशा छोटे से टाइम पीरियड के लिए ट्रेड करता है। तो छोटे से टाइम पीरियड के लिए अगर वो ट्रेड करता है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है होल्ड करने के लिए।
तो अगर बहुत कम टाइम के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बाइंग में घुसना नहीं है, आप वेट करो। या तो आप सेलिंग अगर जानते हो तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि राइट टाइम पे आपका बाय हो तो जितना गिर रहा है मार्केट उतना गिरने तक वेट करो, लेट इट कम डाउन, एंड जब वो वापस यू टर्न मारेगा तब आप शायद छोटा सा रिस्क लेकर अपना पोजीशन बना सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको आपके टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी क्या कहता है, उसके हिसाब से आपको पोजीशंस बनानी है। मैं यहाँ पे कोई बाइंग करने का सजेशन नहीं दे रहा। दूसरा, अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टर ने मार्केट थमने का वेट नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर वो इन्वेस्टर है और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको चाहिए कि जितना गिर रहा है मार्केट वो वेट ना करते हुए उन स्टॉक को जिसको वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है, उन स्टॉक को वो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप खरीद सकता है ताकि उसका कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। मैं कोरोना का एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। कोरोना के टाइम पे जब स्टॉक बहुत ज़्यादा हद तक गिर रहे थे तो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे थे जो अपने पास पैसा लेकर बैठे थे, लेकिन वो वेट कर रहे थे कि और गिरे और गिरे और गिरे। उस चक्कर में जब मार्केट ने यू टर्न लिया उसके बाद उनको कोई मौका नहीं मिला और उनके पास पैसा जैसा था वैसा ही रहा, और फिर वो पछताए कि बाबा मैं बाई नहीं कर पाया। तो मैं इन्वेस्टर लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे एक वन ऑफ गुरु का एक डायलॉग है कि एवरी प्राइस इज गुड प्राइस इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर। सो मैं ये इन्वेस्टर लोगों को खास बताना चाहूँगा कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जैसा ही मौका मिलता है आपको इन्वेस्ट करने का, आप छोटे अमाउंट से क्यों ना हो, छोटे क्वांटिटी से क्यों ना हो, ताबड़तोब इन्वेस्ट कर दीजिए। आज मैंने खुद छोटा सा एक मेरा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। अगर कल हम डर कर रुकते हैं कि देखते हैं कि कल और 1000 पॉइंट गिरेगा, तो अगर कल वापस 1000 पॉइंट गिरेगा तो मैं वापस एक छोटा सा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा। तो यही इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। ट्रेडर लोगों को जब तक वो गिर रहा है तब तक हमें बीच में हाथ नहीं डालना चाहिए। ऐसा कहा जाता है या कहा गया था पहले, मैं जब नया था मार्केट में, कि जब मार्केट गिर रहा होता है मतलब वो गिरती हुई तलवार होती है। अगर हम गिरती हुई तलवार के सामने हमारा हाथ आगे करते हैं तो हमारा हाथ कटने का पूरा चांसेस रहता है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर के लिए नो नीड टू वेट, एवरी लेवल इज गुड लेवल फॉर इन्वेस्टर्स। तो थोड़ा सा आगे चलते, आज जो डाउनफॉल आया मेजर, उसमें कई सारे इंडाइसेस थे जो बहुत निगेटिव थे, बट सबसे ज़्यादा निगेटिव जो इंडाइसेस थे वो कौन से थे? रियलिटी मतलब रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस और प्राइवेट बैंक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमने 1 अक्टूबर को 3 तारीख के लिए जो लेवल दिए थे वो उनका परफॉर्मेंस क्या था, चार्ट के ऊपर देख लेते हैं हम लोग। तो ये है चार्ट, और आपको बताना चाहूँगा कि आज जैसे मार्केट ओपन हुआ, लगभग हमने जो लेवल्स दिए थे, रेजिस्टेंस तो छोड़ो, पहले सपोर्ट के भी नीचे मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे इधर, और बाउंस बैक किया। ये है चार्ट निफ्टी का, बाउंस बैक किया, जो हमारा सेकंड सपोर्ट था वहाँ तक वो गया और फिर वापस नीचे आया। फिर जो थर्ड सपोर्ट हमने दिया था वहाँ पे थोड़ी देर वो सस्टेन हुआ, और उसके बाद जो उस सपोर्ट को उसने तोड़ा, मार्केट एंड होने तक वो नीचे ही रहा। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हमने 1 तारीख को दिए थे 3 तारीख के लिए, मतलब आज के लिए, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो उसका परफॉर्मेंस है, यह हमारा आज का स्टार्ट डे है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंट, तो क्योंकि गैप डाउन ओपन होने की वजह से रेजिस्टेंट की तो बातें छोड़ो, तो सपोर्ट के तीनों सपोर्ट के नीचे मार्केट ओपन हुआ बैंक निफ्टी, और थर्ड सपोर्ट जो था लास्ट वाला उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्रेक नहीं हो पाया और फिर नीचे आते गया और फिर नीचे ही क्लोज हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि पहली कंपनी जो हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं वो कंपनी का नाम क्या है। तो उस कंपनी का नाम है GNFC। जी हाँ, GNFC, ठीक है। सो गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। 611 ये आज का उसका क्लोजिंग प्राइस है। तो ये हम शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं। अब GNFC के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि क्या है, कब से शुरू हुआ, वगैरह वगैरह रोज की तरह। तो ये 1976 में शुरू हुआ। गवर्नमेंट गुजरात इसके ओनर है, प्रोमोटर है, और भरूच में इसका
मेन ऑफिस है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ये इसका प्रोडक्ट्स है। और जैसे मैंने कहा फर्टिलाइजर, केमिकल्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट, टिश्यू कल्चर वगैरह बहुत सारे उसके फर्टिलाइजर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। अब हम चलेंगे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब किन के पास कितने शेयर्स है। तो अगर हम देखेंगे कि प्रोमोटर के पास 41% शेयर्स है, पब्लिक के पास 35% शेयर्स है, अदर्स में नॉमिनल है, और एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर के पास टोटल 17% है, और डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 6.5% के आसपास स्टेक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको गौर करें, किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट देखना होता है, अगर उसको गौर करें तो प्रोमोटर के पास अगर देखा जाए तो 41% और पब्लिक के पास 35% है। तो ये इतना शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है। बट एज वी ऑलवेज सेड टू आवर स्टूडेंट कि किसी भी एक पैरामीटर के ऊपर हमें कंपनियों का चुनाव नहीं करना होता है। जितने भी पैरामीटर होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मान लो हम 10 पैरामीटर पकड़ लेते हैं, तो 10 पैरामीटर में से अगर 7 या 8 पैरामीटर वो कह रहे होंगे कि ये स्टॉक स्ट्रांग है, तो ही हम उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे। तो शायद हो सकता है कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर उतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन किसी और पैरामीटर के ऊपर ज़बरदस्त स्ट्रांग हो। तो हमने ये कंपनी बहुत सोच समझ कर आपको रिकमेंड की है। अब हम चलते हैं उसका जो आईपीओ आया था, जब से ये जीएनएफसी मार्केट में लिस्ट हुई तब से अभी तक का उसका स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या था वो हम देख लेते हैं। तो 1995 को जीएनएफसी आया, लगभग 100 रुपीज़ के आसपास वो लिस्ट हुआ। वहाँ से जो उसका प्राइस का मूवमेंट था, बीच में उसने स्पर्ट दिया लगभग 2007 के आसपास, उसके बाद वापस नीचे आया और 50 रुपये तक वो आया था। उसके बाद एक लंबा स्पर्ट उसने दिया 2015 के बाद, मतलब 16 के आसपास उसने लंबा स्पर्ट दिया। 100 रुपीज़ वाला स्टॉक लगभग 50 रुपीज़ वाला स्टॉक चला गया 500, 50 रुपीज़ वाला स्टॉक चला गया 500। 2016 की बात है, और ये जो गया था 2018 में, तो 2 साल में वो 10 गुना हो गया। वहाँ से वापस करेक्ट होकर नीचे आया और वो लगभग 100 रुपीज़ तक आया, 500 रुपये से वापस 100 के बाद जो उसने मूवमेंट दी 2020 के बाद जो कोरोना का टाइम था, वो लगभग 900 रुपया या 950 रुपये तक गया। तो ये एक फर्टिलाइजर कंपनी है और काफ़ी डिमांड होता है इसके प्रोडक्ट का, तो हम इसको आपको स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि 1 तारीख को जो हमने 3 तारीख के लिए 3 स्टॉक दिए थे, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा आज के दिन के लिए। तो पहला स्टॉक लेते हैं हम ज्योति लैब, 547 पे हमने रिकमेंड किया था। आज का हाई था उसका 555, 8 रुपया ऊपर गया था वो दिन भर में, मतलब लगभग 1.5%। अब हम देखते हैं कि आज का क्लोजिंग कितना है, तो 38, तो 47 से 38 मतलब 9 रुपया डाउन में वो क्लोज हुआ। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं चेन्नई पेट्रो, 935 पे हमने रिकमेंड किया था, 918 उसका आज का क्लोजिंग है। क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखेंगे तो 17 रुपये नीचे उसने क्लोजिंग दी, और बीच में वो गया था 931, मतलब यही उसका हाई प्राइस था जो 1 तारीख का क्लोजिंग था। तो आज 35 के ऊपर वो जा नहीं पाया। अंबुजा सीमेंट 632 पे हमने रिकमेंड किया था, 633 मतलब 1 ही रुपया ऊपर जा पाया वो, और 617 का आज का क्लोजिंग है उसका, मतलब लगभग 15 रुपये नीचे उसने क्लोजिंग दिया गुजरात अंबुजा ने। अब हम चलते हैं आज, अभी हम जो लेवल्स दे रहे हैं आपको, वो जो फ्राइडे के लिए होंगे, तो कल के लिए कौन से लेवल होंगे वो देखते हैं। पहला लेते हैं हम लोग निफ्टी का स्पॉट चार्ट के ऊपर जो हमने लेवल निकाले। रेजिस्टेंस लेवल 25,434 ये पहला सपोर्ट रेजिस्टेंट है, फिर 25,483 सेकेंड रेजिस्टेंट है, और 25,605 ये थर्ड रेजिस्टेंट है। अब हम सपोर्ट की जहाँ तक बात करें, 25,129 मतलब 25,129 ये सपोर्ट है पहला, 24,971 सेकेंड सपोर्ट है, एंड थर्ड सपोर्ट 24,863 का है जो बहुत ही स्ट्रांग है। अब हम चलते हैं इसी को, इन्हीं लेवल्स को अगर हम चार्ट के ऊपर लगाते हैं तो कैसे दिखेगा चार्ट। तो ये हमने चार्ट के ऊपर लगा के रखा हुआ है। ये जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं वो कल के मार्केट के लिए, जिसको हम कायम रखेंगे और कल देखेंगे कि मार्केट अकॉर्डिंग टू लेवल्स चलता है कि नहीं। तो इन्हीं जो मैंने अभी आपको टेबल बताया उन्हीं लेवल को हमने इसको ड्रॉ किया है चार्ट के ऊपर। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। पहला देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल, तो पहला रेजिस्टेंस लेवल है 52,207, सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल है 52,549 एंड थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है 52,852 जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। अब हम चलेंगे
सपोर्ट लेवल के ऊपर, तो सपोर्ट है 51,867, सेकंड सपोर्ट है 51,332 और थर्ड सपोर्ट है 50,944 का, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। अभी इन्हीं लेवल्स को अगर हम चार्ट के ऊपर देखेंगे तो कैसे दिखेगा चार्ट, और जिनको हम कल के दिन तक के लिए कायम रखेंगे ताकि हम देख पाएँ कि लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट चल पा रहा है कि नहीं। तो ये 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट। अब हम चलते हैं आगे। जो सेकंड कंपनी हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं वो है आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका प्राइस है 716 रुपया इसका प्राइस है। वो शुरू हुई थी 2003 के आसपास, नवंबर 2003 के आसपास। श्रीकांत माधव वैद्य ये उनके ओनर है और आईपीओ आया था इसका नवंबर 2022 को। केमिकल कंपनी है ये, और प्लास्टिक, ग्लास, सिंथेटिक रबर्स वगैरह के लिए केमिकल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो प्रोवाइड करती है। स्पेशली इनका जो केमिकल है वो है मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर, मतलब जो ना मरीन इंडस्ट्रीज होती है, समुद्र वगैरह के लिए जो यूज़ होता है, उसके रिलेटेड जो केमिकल प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा ये बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। तो केमिकल कि लास्ट 3-4 साल से केमिकल सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करेगा। जो मैंने इसका केमिकल पूरे वर्ल्ड का जो सेक्टर है उसका स्टडी किया था, तब मुझे ये पता चला था कि केमिकल के मामले में हम बहुत स्ट्रांग है, मतलब एज ए इंडिया, एज ए कंट्री हम बहुत स्ट्रांग है। और हमारे आगे भी जो हमारे ऊपर भी जो स्ट्रांग है वो चाइना है, बट उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी का और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर कोई कंट्री, अगर कोई कंपनी, अगर कोई गवर्नमेंट केमिकल, क्वालिटी केमिकल डिमांड करती है तो वो सिर्फ इंडिया से ही करती है। तो हमारा जो केमिकल सेक्टर है इस वजह से ही लास्ट 3-4 साल से ग्रो कर रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ है वो कायम रहेगा। तो हम ये कंपनी जो है वो स्पेशलिटी केमिकल में आती है, इस वजह से आपको स्टडी पर्पस के लिए देना चाहते हैं। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न 53% है प्रमोटर का, 10% पब्लिक के पास है, एफआईएस के पास 30% है और 5% डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास है। अभी इसका आईपीओ जो आया था, जैसे मैंने आपको बताया 2022 के आसपास आईपीओ आया था और अभी इसका जो शेयर प्राइस है वो इस तरह से है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको आते हुए, लेकिन यस प्राइस ग्रोथ हमें इसका कंसिस्टेंसी दिख रहा है ट्रेंड के हिसाब से। अब हम थर्ड कंपनी आपको रिकमेंड करना चाहते हैं वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर की ये कंपनी है। 3,419 इसका करंट मार्केट प्राइस है। और अब हम चलेंगे इसका मेन ऑफिस कहाँ पे, तो मेन ऑफिस इसका है दिल्ली में, जो 1949 में एस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी। लगभग 75 ईयर्स हो गए और एसके लाल इसके फाउंडर है। आईपीओ आया था इसका 2015 में, मगर अगर हम काउंट करें तो टोटल 9 साल हो गए इसको आने के बाद, और 9 साल में इसका प्राइस ग्रोथ हमें बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इसका। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर के पास 56%, इंस्टीट्यूशन के पास 30% और नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब जनरल पब्लिक या दूसरे भी कोई होंगे तो उनका सबका मिलाकर 13% शेयर्स है। तो ये है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अब हम इसका आईपीओ से अभी तक का परफॉर्मेंस देखेंगे। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो डेफिनेटली लास्ट 5 साल से फार्मा और हेल्थ केयर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है और इसके आगे भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा जारी रहेगा, ये मेरा अनुमान है। अब हम प्राइस चार्ट के ऊपर जाते हैं। उनका 2015 में जो आईपीओ आया था तभी से लेकर ये इसका प्राइस चार्ट है। बीच में 2021 और 22 के बीच में इसका जो प्राइस था आईपीओ का लगभग 700-800 के दरमियान का था। वो चला गया था 4,400 या 4,300 तक 2021 में, मतलब 8 साल में। उसके बाद उसमें करेक्शन आया काफ़ी बड़ा, 2023 तक नीचे आया 1800 तक, और 1800 से अभी जो उसका 1 साल में जो प्राइस ग्रोथ है वो लगभग मैं बोल सकता हूँ कि डबल हो गया ये 1.5 से 2 साल में। आज हमने जो स्टॉक आपको रिकमेंड किए थे वो हम बारी बारी से वापस रिपीट करते हैं। पहला स्टॉक जीएनएफसी, दूसरा आर्चियन केमिकल और तीसरा डॉक्टर लाल पैथ लैब। तो ये थे आज के स्टॉक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के केकेएल वीडियो में जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल शेयर किए, जो कंपनी मैंने आपको जो स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड की, जो हमने सीख लिया आज के नवरात्रि के पहले दिन, जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, सुना, समझा,
जो हम हमारे पर्सनैलिटी में उपयोग करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल हम मिलेंगे वापस केकेएल वीडियो में, लेकिन वो कल का जो वीडियो होगा वो होगा वीकली केकेएल, जिसमें हम पूरे वीक भर के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम कल के केकेएल वीडियो में। बाय। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।